हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग मध्यकालीन भारत में मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। और मुग़ल साम्राज्य में जो है हम लोग बाबर, हुमायूं, अकबर, इन सब के बारे में जो पढ़ चुके हैं। और अब जो है हम लोग जहांगीर के बारे में पढ़ रहे हैं। और जहांगीर से संबंधित जो है एक क्लास हो चुकी है, यानी इससे संबंधित जो है एक वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। और आज जो है जहांगीर का दूसरा और अंतिम पार्ट है, यानी जहांगीर वाले चैप्टर का यह अंतिम क्लास या अंतिम वीडियो है। तो जिन दोस्तों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है, तो वो जो है जहांगीर को बेहतर तरीके से समझने के लिए और एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर करने के लिए आप लोग इसका पार्ट 1 ज़रूर देख लें। क्योंकि अक्सर जो है जहांगीर से जोड़ करके भी जो प्रश्न मुग़ल साम्राज्य में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसका पार्ट 1 ज़रूर देख लें। तो आज जो है कुल मिलाकर इस अंतिम पार्ट में दोस्तों हम लोग नूरजहाँ का प्रभाव पढ़ेंगे। फिर नूरजहाँ के गुट के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण और बहुत प्रसिद्ध गुट था। फिर इसके दरबार में, यानी जहांगीर के दरबार में जो विदेशी यात्री आए थे उनके बारे में जानेंगे। फिर कला के क्षेत्र में जो है क्या क्या कार्य किए गए थे उनके बारे में जो है हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले नूरजहाँ से आरंभ करते हैं हम लोग दोस्तों। तो सबसे पहले नूरजहाँ के बारे में जानने से पहले दोस्तों हम लोग जहांगीर के शासनकाल के बारे में जानते हैं। यानी टाइम पीरियड जो है इनका 1605 से आपका 1627 माना जाता है। तो इसको 2 भागों में बांटा जाता है। इसके बारे में जो हम लोग पिछली क्लास में भी डिस्कशन कर चुके हैं। 2 भागों में इसलिए बांटा जाता है दोस्तों कि 1605 में अकबर की मृत्यु होती है और जहांगीर जो है आपका शासक बनता है। तो जब जहांगीर शासक बनता है 1605 में, तो 1611 तक यानी नूरजहाँ का विवाह होता है जहांगीर से 1611 में। तो नूरजहाँ के विवाह से पहले जो जहांगीर जो है आपका एक स्वतंत्र शासक के रूप में जो है शासन प्रशासन को संभालता है, चलाता है। किंतु जब 1611 में जब नूरजहाँ का विवाह जहांगीर से होता है, तो यह जो जहांगीर का शासनकाल 1611 के बाद आपका नूरजहाँ के प्रभाव में आ जाते हैं जहांगीर। तो इनका शासन प्रशासन जो है आपका नूरजहाँ के प्रभाव में ही चलता है। तो इसलिए एक प्रभावशाली शासक के रूप में यह 1605 से 1611 तक शासक के रूप में कार्य करते हैं। और 1611 से 1627 के बीच में यह एक प्रभावहीन शासक के रूप में कार्य करते हैं, जहाँ की सिर्फ नूरजहाँ का प्रभाव देखा जाता है। तो ये हो गया दोस्तों आपका यानी जहांगीर के शासनकाल से संबंधित जानकारी। अब हम लोग नूरजहाँ के बारे में जानेंगे। तो नूरजहाँ जो है दोस्तों इनकी यानी जहांगीर की 5वीं पत्नी रहती है। नूरजहाँ से पहले 4 शादियां जो है जहांगीर की हो चुकी होती है, जिनमें 2 राजपूत रानियां थी और 2 जो है मुस्लिम रानियां थी। तो उनसे क्रमशः 4 पुत्र थे आपके, एक खुसरो, एक खुर्रम, यानी खुर्रम जो हम लोग शाहजहाँ के नाम से जिन्हें जानते हैं, एक शहरयार और एक परवेज। तो ये क्रमशः 4 रानियों से पुत्र थे, जो कि आपकी यानी नूरजहाँ से पहले ही जो जहांगीर को यानी ये 4 पुत्र प्राप्त हुए थे। तो नूरजहाँ जो इनकी 5वीं पत्नी रहती है दोस्तों, यह इनकी यानी नूरजहाँ इनसे जहांगीर से शादी से पहले वो किसी अन्य यानी उनका विवाह किसी अन्य व्यक्ति से हुआ रहता है। और इनका जो वास्तविक नाम है दोस्तों मेहरुनिशा रहता है। तो इनका जो प्रथम विवाह है दोस्तों, मेहरुनिशा का प्रथम विवाह 1594 में अली कुल बेग से होता है। यानी जहांगीर से पहले जो उनका विवाह 1594 में अली कुली बेग से होता है। और ये अली कुली बेग जो है दोस्तों जहांगीर यानी मुग़लों के ही अधीन कार्यरत थे। तो ये अली कुली बेग एक बार क्या करते हैं कि शेर को मार देते हैं। तो यहाँ जो है जहांगीर उनसे प्रभावित होकर के जो उन्हें शेर जहांगीर ने अली कुली बेग को शेर अफ़गान की उपाधि दी। तो उस समय तक यानी जब तक ये इन्हें शेर अफ़गान की उपाधि देते हैं, इनके अंदर जो कार्यरत रहते हैं, तो यानी जहांगीर को नूरजहाँ के बारे में कुछ भी जो पता नहीं रहता है। वे दोनों जो है एक दूसरे से अनभिज्ञ रहते हैं। किंतु होता क्या है कि एक युद्ध में ये अली कुली बेग जो है मारे जाते हैं, यानी मृत्यु हो जाती है।
तो उसके बाद एक नवरोज के त्यौहार में जो है ये जहांगीर मेहरुनिसा को देखते हैं और इनकी खूबसूरती पर यह आसक्त हो जाते हैं। उस समय तक जो है मेहरुनिसा विधवा हो चुकी होती क्योंकि अली कुली बेग की मृत्यु हो चुकी होती। तो ये जहांगीर उनकी खूबसूरती पर इतने आसक्त हो जाते हैं कि उनसे विवाह का प्रस्ताव रखते हैं और विवाह कर लेते हैं। फिर जहांगीर और नूरजहाँ का विवाह हो जाता है आपका 1611 में। तो जब नूरजहाँ का विवाह होता है और वह राजमहल में आती है तो यानी नूरजहाँ का प्रभाव जहांगीर पर आरंभ से ही देखने को मिलता है, क्योंकि जैसे ही जो नूरजहाँ महल में आती है तो उसके सगे संबंधी, उससे संबंधित जितने भी लोग थे उनको जो है राज दरबार में उच्च पद मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। तो यानी कि जितने भी उसके रिश्तेदार थे, सगे संबंधी थे, जिसमें उनके पिता, भाई और भी अन्य जो लोग थे, उनको जो है दरबार में उच्च पद मिलने आरंभ हो जाते हैं। तो यहाँ गुटबंदी आरंभ हो जाती है, यानी कि नूरजहाँ का एक गुट बन जाता है जिसमें कि नूरजहाँ को सपोर्ट करने वाले लोग रहते हैं। एक अन्य गुट जो दरबार में पहले से मौजूद थे वो इसके विरोध में बन जाते हैं। तो नूरजहाँ का गुट बहुत प्रभावशाली और बहुत प्रसिद्ध था दोस्तों। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस गुट में कौन कौन थे। तो नूरजहाँ के गुट में जो है मिर्ज़ा ग्यास बेग थे, जो इनके पिता थे, अस्मत बेगम जो इनकी माता थी, और इनके बारे में हम लोग जानते हैं कि इन्होंने जो है गुलाब से सर्वप्रथम इत्र बनाने का आविष्कार किया था। तो इनकी माता से जोड़ करके बस एक ही प्रश्न बनता है एग्ज़ाम्स में कि इन्होंने जो है इत्र का आविष्कार किया था। इसके बाद इसके भाई रहते हैं आसफ़ खां, ये भी उस गुट में रहते हैं, और खुर्रम जो कि शाहजहाँ के नाम से जाना जाता है, तो ये भी इस गुट में शामिल हो जाते हैं। तो ये आपका नूरजहाँ का गुट होता है। किंतु धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों, इस गुट में जो है फूट पड़ने लगती है। तो क्यों फूट पड़ती है, इसके कारण को हम लोग जानते हैं। तो होता क्या है कि ये जो आसफ़ खां है, ये आसफ़ खां आपका खुर्रम यानी शाहजहाँ को जो है अपना दामाद बनाते हैं। तो ये शाहजहाँ को जब दामाद बनाते हैं आसफ़ खां, और यहाँ पर नूरजहाँ क्या करती है कि शहरयार जो कि जहांगीर का अन्य पुत्र रहता है एक, और इस खुर्रम का सौतेला भाई रहता है, उसको जो है नूरजहाँ अपनी बेटी यानी आपका अली कुल बेग और नूरजहाँ यानी कि मेहरुनिसा से एक पुत्री रहती है लाडली बेगम। तो इस पुत्री का विवाह जो है वह शहरयार जो कि शाहजहाँ का भाई रहता है और आपका जहांगीर का पुत्र रहता है, तो उसके साथ जो है विवाह कर देती है यह लाडली बेगम का ये नूरजहाँ। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका आसफ़ खां जो है वह चाहता है कि उसका दामाद जो कि खुर्रम रहता है वह शासक बने, और नूरजहाँ चाहती है शहरयार जो कि नूरजहाँ का दामाद रहता है, लाडली बेगम का पति रहता है, तो वह शासक बने। तो यहाँ क्या होता है, खुर्रम इस गुट से अलग हो जाता है यानी नूरजहाँ गुट से। उसके बाद जो है आपका ये आसफ़ खां भी जो है इस गुट से अलग हो जाता है, और बाद में जो ये शहरयार जो है इसका दामाद यानी आपका नूरजहाँ का दामाद बनने के बाद इस गुट में शामिल हो जाता है। तो इस प्रकार जो है इस गुट में जो है फूट पड़ जाती है, और ये खुर्रम और इसके बीच संघर्ष होता है, और इसकी जो है यह हत्या करवा देता है। तो इस प्रकार जो है इस गुट में फूट पड़ जाती है। तो आसफ़ खां के कहने पर क्या होता है कि शाहजहाँ जो है विद्रोह कर देता है आपका जहांगीर के खिलाफ 1623 में। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं दोस्तों कि जहांगीर के शासनकाल में किन किन व्यक्तियों ने जो है विद्रोह किया था। तो सबसे पहला विद्रोह जो है उसका बड़ा पुत्र आपका, जो हम लोग पिछली क्लास में देख चुके हैं,
करता है। और दूसरा विद्रोह जो है उसका अगला पुत्र खुर्रम, जो कि शाहजहाँ के नाम से जाना जाता है, वह आपका करता है 1623 में। तो यहाँ जो महावत खां क्या करता है, जो कि इसका सेनापति रहता है आपका जहांगीर का, तो यह इस विद्रोह को जो है बहुत चालाकी से, बहुत सावधानी से दबा देता है। किंतु यहाँ पे एक और घटना होती है, यानी जो ये महावत खां जो सेनापति रहता है, इसकी महत्वाकांक्षा जगती है, क्योंकि यह देखता है कि नूरजहाँ का जो प्रभाव है जहांगीर पर ज़्यादा है और नूरजहाँ का गुट में जो है फूट पड़ जाता है, तो इसे लालच आता है और यह भी जो है विद्रोह यानी कि सिंहासन के लिए कर देता है। तो इसका विद्रोह जो है यानी कि शाहजहाँ के विद्रोह के 3 साल बाद 1626 में होता है। तो इस विद्रोह को भी जो है दबा दिया जाता है, यानी कि यह विद्रोह भी जो है असफल हो जाता है। फाइनली शासन जो है शासक जो है जहांगीर ही बना रहता है, यानी अंत में जो है आपका यानी इसकी मृत्यु के पश्चात जो है शाहजहाँ अगला शासक बनेगा, किंतु इसके जीवित रहते हुए जो यही शासक बना रहता है और इसके काल के सारे विद्रोह जो है सफलतापूर्वक दबा दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये नूरजहाँ का प्रभाव था। इस नूरजहाँ का प्रभाव इतना था दोस्तों कि यानी जहांगीर के ऊपर की जो सिक्के जारी किए जाते थे, उन सिक्कों पर जो है जहांगीर के अलावा नूरजहाँ के भी हस्ताक्षर होते थे। यहाँ तक कि जो राजाज्ञाएँ जारी की जाती थी उन पर भी जो है जहांगीर के साथ साथ नूरजहाँ के हस्ताक्षर होते थे। तो ये सब साबित करते हैं कि जहांगीर जो है स्वतंत्र शासक के रूप में 16 से 11 के बाद शासन नहीं करता है, बल्कि एक प्रभावहीन शासक बनकर वह रह जाता है। तो ये इसके दरबार और राजनीति से संबंधित जानकारी थी दोस्तों। आगे इनके बारे में हम लोग जानेंगे कि इनके दरबार में जो विदेशी यात्री आए थे, क्योंकि इससे भी जोड़ करके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनके दरबार में जो है दोस्तों कैप्टन हॉकिंस, यह आपका 1608 में आए थे और यह जो है जेम्स प्रथम के राजदूत थे। ये ब्रिटिश शासक राजा रहता है जेम्स प्रथम, उसका ये कैप्टन हॉकिंस राजदूत बन कर के आता है और यह जो जब वहाँ से चलता है तो यह अकबर के नाम का पत्र लेकर चलता है, किंतु यहाँ पहुँचते पहुँचते जो है यह 1600 जो है आपका 8 में पहुँचता है। उस समय तक जो है अकबर की तो मृत्यु 1605 में ही हो चुकी होती है। तो वहाँ जो है जहांगीर 1608 में शासक बना रहता है, तो इसके दरबार में यह पहुँचता है और आपका 1608 से 16 से 11 तक जो है यहाँ जहांगीर के दरबार में यह रहता है। तो जो जहांगीर है इससे इतने प्रभावित होते हैं, इनके बिहेव से इतना खुश होते हैं कि इन्हें जो है 400 का मनसब प्रदान कर देते हैं। तो मनसब के बारे में हम लोग जान चुके थे पिछली क्लास में, यानी अकबर से संबंधित क्लास में हमने देखा था कि मनसबदारी प्रथा जो है अकबर के द्वारा लागू की गई थी। तो उसे जो है 400 मनसब दिए जाते हैं कैप्टन हॉकिंस के। तो समझिए कि अंग्रेजी शासन की नींव जो है आपकी जहांगीर के शासनकाल में ही पड़ गया, क्योंकि इसे बैठने की जगह अंग्रेज़ों को यहीं से मिलती है और इसे जो है इंग्लिश खां की उपाधि भी दी गई थी। तो सर्वप्रथम जो है भारत आने वाला जो अंग्रेज़ है वह जो है हॉकिंस थे और यह जहांगीर के शासनकाल में आए थे। तो प्रश्न इससे अक्सर जोड़ करके पूछा जाता है। यह भी पूछा जाता है कि इंग्लिश खां की जो उपाधि है वह किसने दी और किसको दी। तो इंग्लिश खां की उपाधि जो है जहांगीर ने आपका हॉकिंस को दी। तो इसको भी निश्चित रूप से आप लोग याद रखिएगा। सर टॉमस रोज के बाद आते हैं और यह जो है दोस्तों 1615 में भारत आते हैं और 1615 में भारत आते हैं और 1616 में जो है यह जहांगीर से मुलाकात करते हैं। इसके साथ पादरी एडवर्ड टेरी भी जो भारत आते हैं और इन्हें जो है अजमेर में इन दोनों की मुलाकात जो है आपका 1616 में होती है। तो ये जो है दोस्तों सर टॉमस रोज से भी बहुत प्रभावित होते हैं और इन्हें जो है वो अपने सारे साम्राज्य का यानी साम्राज्य को वो घुमाते फिराते हैं और ये 15 से यानी 1615 से 1619 तक जो है इनके दरबार में रहते हैं। तो यह भी प्रश्न कई बार जोड़ करके पूछा जाते हैं। तो दो जो है ब्रिटिश जो है इनके शासनकाल में भारत आए थे, तो जिसमें कि आपका कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो थे।
अब हम लोग इनके यानी कि इनके शासन प्रशासन में कला के बारे में जानेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग चित्रकला के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों ये जो जहांगीर का जो शासनकाल है, यह जो है चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग इससे इसलिए कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि जो तुजुके जहांगीरी, जो कि आपका जहांगीर की आत्मकथा है, इसमें उसने खुद ही लिखा है कि जो भी अगर कोई चित्रकार है, अगर कोई पेंटर है, और वह चित्र यानी एक चित्र को अगर 4-5 लोग भी मिलकर बनाते हैं तो वह बता देगा कि यानी कि उस चित्र का कौन सा पार्ट किस चित्रकार ने बनाया है। तो इस वजह से जो है इसे चित्रकला का स्वर्णयुग भी कहा जाता है। न सिर्फ यह एक खुद अच्छा चित्रकार था, चित्रकारी की यानी अच्छा पारखी था, बल्कि इसके दरबार में कई चित्रकार भी मौजूद थे, जिनमें कि एक मंसूर है, जो कि जिन्हें नादिर उल अस्र की ये उपाधि देते हैं, जो कि पक्षी विशेषज्ञ रहते हैं, यानी पक्षियों से संबंधित जो है चित्र ये बनाते थे आपके मंसूर। अगले जो चित्रकार है अबुल हसन, यह जो है व्यक्ति विशेषज्ञ रहते हैं दोस्तों, यानी कि व्यक्तियों से संबंधित चित्रकारी ये करते थे। और नादिर उल जमा की उपाधि इन्होंने यानी जहांगीर ने जो है अबुल हसन को दी थी। तो ये 2 चित्रकार हैं, इनके दरबार में रहते थे, जो कि आपके एक पक्षी विशेषज्ञ थे और व्यक्ति विशेषज्ञ थे आपके अबुल हसन। तो ये चित्रकारी का स्वर्ण युग आपको जहांगीर का शासनकाल कहा जाता है। वहीं स्थापत्य का अगर स्वर्ण युग कहा जाएगा तो वह आपका उसका उत्तर शाहजहाँ हो जाएगा। यानी कि जहांगीर ना खुद एक अच्छे चित्रकार थे, बल्कि चित्रकला के को वह परखना भी जानते थे, और उनके दरबार में कई अन्य चित्रकार भी मौजूद थे। अब इनके शासनकाल की स्थापत्य के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों नूरजहाँ ने जो है जब उसके पिता की मृत्यु होती है, जिसे इत्माद उद दौला के नाम से यानी इत्माद उद दौला की उपाधि जहांगीर ने, नूरजहाँ का जो पिता रहता है आपका मिर्ज़ा ग्यास बेग, उसे जहांगीर ने जो है आपके इत्माद उद दौला की उपाधि दी थी। तो जब उसकी मृत्यु होती है यानी जहांगीर के पिता की, तो उसके नाम का मकबरा जो है आपका आगरा में वह बनवाती है, जो कि पूर्णतः सफ़ेद संगमरमर से बनवाया गया था। दोस्तों भारत में जो है पूर्णतः सफ़ेद संगमरमर का पहला निर्माण जो है नूरजहाँ के द्वारा ही करवाया जाता है, जो कि उसके पिता के मकबरे के रूप में इसका निर्माण आगरा में होता है। हालांकि इसके बाद जो है शाहजहाँ के शासनकाल में हम लोग देखेंगे कि उसके द्वारा एक भव्य निर्माण होता है आपका सफ़ेद संगमरमर से, जो कि ताजमहल के रूप में बनवाया जाता है। किंतु पहला निर्माण जो है आपका नूरजहाँ के द्वारा आपका जहांगीर के शासनकाल में होता है, जो कि इत्माद उद दौला का मकबरा के रूप में जाना जाता है, जो आगरा में स्थित है। और इसमें दोस्तों पित्रादुरा एक नई पद्धति का जो आरंभ भी यहाँ किया जाता है। पित्रादुरा एक नक्काशीदारी एक कृति थी दोस्तों, जिसमें कि जरी का वर्क जो है आपको दीवारों पर किया जाता था। तो इस पित्रादुरा से संबंधित प्रश्न भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इसका आरंभ भी जो है आपका नूरजहाँ ने ही आपका जहांगीर के शासनकाल में ही करवाया था। इसके अलावा जब जहांगीर की मृत्यु होती है 1627 में, तो उसका मकबरा जो है शहादरा में बनवाया जाता है, जो कि लाहौर में यानी पाकिस्तान में स्थित है। तो जहांगीर का मकबरा के बगल में ही जो है आपका जब आपका नूरजहाँ की मृत्यु होती है 1645 में, तो उसकी मृत्यु के बाद ही जो है शहादरा में ही जो है इसके जहांगीर के मकबरे के बगल में ही जो उसका मकबरा भी बनवाया जाता है।
तो कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के सीमा क्षेत्रों से जो है कौन से मुग़ल शासक का जो है मकबरा था। तो एक तो आपका जहांगीर हो जाएगा जो कि शाहदरा लाहौर में इसका मकबरा है। दूसरा आपका बाबर हो जाएंगे जो कि काबुल में उनका मकबरा बनवाया गया था। तो दोस्तों जब जहांगीर की मृत्यु होती है तो जो नूरजहाँ होती है, तो नूरजहाँ को जो है शाहजहाँ 2 लाख प्रतिवर्ष पेंशन के ऊपर जो है उसे रखता है, यानी कि 2 लाख प्रतिवर्ष उसे पेंशन देता है और उसके आधार पर ही जो अपने यानी 1645 तक वह जीवित रहती है और अपने जीवन को उस पेंशन के आधार पर ही जीती है। तो ये हो गया दोस्तों इसका स्थापत्य। और अब हम लोग साहित्य के बारे में जानेंगे। तो जो इसका साहित्य के क्षेत्र में भी इसका योगदान जहांगीर का है दोस्तों, क्योंकि तुजुके जहांगीरी जो कि इसकी आत्मकथा रहती वह यानी जहांगीर लिखता है खुद, और यह जो है फ़ारसी में लिखता है। तो इस मामले में जो है जहांगीर अपने पिता से बिल्कुल भिन्न रहता है, क्योंकि अकबर के बारे में हम लोग जानते हैं, पढ़े भी कि पिछली क्लासेस में, कि वह जो एक निरक्षर और एक अनपढ़ शासक रहता है, किंतु यह एक पढ़ा लिखा शासक भी रहता है। ना सिर्फ पढ़ा लिखा रहता है बल्कि एक अच्छा लेखक भी रहता है। और यह जो अपनी यानी कि आत्मकथा लिखता है जो कि तुजुके जहांगीरी के नाम से जानी जाती है, और यह जो है फ़ारसी में लिखी गई थी। और यह जो है दोस्तों 3 अध्याय में लिखी गई थी यह आत्मकथा, जिसमें कि आपका प्रथम अध्याय में उसके जीवन के प्रारंभिक तथ्यों को दर्शाया गया था, और जो दूसरा जो भाग था वह जहांगीर ने खुद ही लिखी। और तीसरा जो भाग है, वह तीसरा जो अध्याय है दोस्तों, वह मोहम्मद हादी ने इसे पूरा किया था, जो कि जहांगीर की मृत्यु के बाद की घटनाओं को इसमें दर्शाया गया था। तो ये 3 अध्याय में है। और यह जो है तुजुके जहांगीरी दोस्तों फ़ारसी में है। वहीं जो है बाबर ने भी एक आत्मकथा लिखी अपनी, तुजुके बाबरी, तो वह जो है आपका तुर्की भाषा में लिखी गई। तो भाषा का जो अंतर है वो आप लोग निश्चित रूप से याद रखिए, क्योंकि प्रश्न जो है भाषा से भी जोड़ करके पूछा जाता है। तो ये इसके साहित्य से संबंधित जानकारी हो गई दोस्तों। अब हम लोग इसके सैन्य सुधार के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों इसके शासनकाल में 2 स्पा एवं सिंह स्पा प्रथा चलाई गई थी। तो आइए हम लोग जानते हैं कि 2 स्पा और सिंह स्पा प्रथा थी क्या। तो हमने अकबर के शासनकाल में देखा था दोस्तों कि अकबर ने जो है मनसबदारी प्रथा आरंभ की थी। तो मनसबदारी प्रथा के अंतर्गत क्या होता था कि किसी व्यक्ति को मनसब दिया जाता था और उसके तहत जो है घोड़े दिए जाते थे, यानी पद के हिसाब से। तो एक व्यक्ति को अगर 1000 घोड़े दिए गए हैं पद के हिसाब से, तो उसे अगर दुगने घोड़े दिए जाते हैं तो वह आपका 2 स्पा कहलाएगा। यानी सवार पद के दुगने घोड़े अगर मिले तो वह हो गया 2 स्पा। वहीं सवार पद से जो 3 गुना घोड़े मिले तो वह सिंह स्पा कहलाएगा। यानी कि 2 स्पा और सिंह स्पा जो है आपका 2 स्पा सवार पद से दुगने घोड़े दिए गए तो 2 स्पा, और सवार पद से 3 गुने घोड़े दिए गए तो वह सिंह स्पा। यानी मान लीजिए 1000 घोड़े हैं, अगर उसको उसी व्यक्ति को 2000 घोड़े दिए गए तो वह 2 स्पा कहलाया, और अगर उसी व्यक्ति को 3000 घोड़े दिए गए तो वह सिंह स्पा, यानी 3 गुना हुआ तो वह सिंह स्पा कहलाया। तो ये व्यवस्था जो है जहांगीर ने लगवाया था अपने सैनिक सुधार के तहत। तो ये थे दोस्तों कुल मिलाकर जहांगीर से संबंधित जानकारी, जिनसे अक्सर एग्ज़ाम्स में प्रश्न जोड़ करके पूछे जाते हैं। तो इससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा, खास करके ऑब्जेक्टिव में तो कुछ भी नहीं आएगा। और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सेट जो है दोस्तों मैं अपलोड कर रही हूँ लगातार मुगल वंश से संबंधित। तो जिन दोस्तों ने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सेट नहीं देखा है तो वह जो है यानी एग्ज़ाम्स में बेहतर स्कोर करने के लिए, यानी जहांगीर से संबंधित अगर बेहतर स्कोर करना है, इसके प्रश्नों को छोड़ना नहीं है एग्ज़ाम में, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सेट भी, वो वीडियो भी ज़रूर देखें। अगली क्लास में जो है दोस्तों हम लोग शाहजहाँ के बारे में जानेंगे और शाहजहाँ के जीवन से संबंधित तथ्यों को जानने का प्रयास करेंगे, जो कि एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। उन सारे तथ्यों को हम लोग अगली क्लास में
जानेंगे। तो तब तक के लिए मेरे वीडियो को देखने के लिए, देव स्टडीज़ से जुड़ने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जितना हो सके मेरे वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।